जिससे हम कारोबार नहीं करते। तो बात वही हो गई कि आपके शहर में एक मेडिकल स्टोर आपके घर के पास है और वो आपके दुश्मन का है, आपका पड़ोसी है, और आप कसम खा रहे हैं जिससे आप दवा नहीं लेंगे। ये हालत है। कुछ ऐप्स को भी बंद किया गया, जिसकी वजह से नेशनल मीडिया में और लोगों में और चर्चा हो गया इंडिया और चाइना में फ्लाइट के बारे में, और ये नेशनल इशू बन गया कि इंडिया चाइना बॉर्डर में कभी काफ़ी तनाव है। ये बहस बढ़ता चलेगा, लेकिन हकीकत ये है कि जितना जरूरत हमको चाइना से है, चाइना को भी अपनी कंट्री को चलाने के लिए हम बहुत बड़ी मार्केट है उसको भी जरूरत देती है। और ये जताना होगा हमको उनको कि आप जिस तरह हम आपकी जरूरतमंद हैं आपके टेक्नोलॉजी के, तो आप एशिया का सबसे बड़ा मार्केट वो इंडिया है, आपको भी अपने बिजनेस को स्टेबल रखने के लिए हमसे आप भी नाता नहीं होता। हमारे पास हमारे बीच बहुत मेहमान आए हुए हैं, जैसे हमारे मलिक मोहम्मद इसाक साहब जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और मिनिस्टर में भी हैं, उनसे गुजारिश करूँगा जो सामने हैं, और हमारे भाई फैसल खान साहब नेशनल सेक्रेटरी एंड वेस्ट बंगाल इंचार्ज ऑल इंडिया ऑलमा बोर्ड, मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो भी सामने आए। बकरे आला प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल नेशनल बोर्ड, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मुझे आने की जरूरत करें। मोहम्मद मुमताज़ वाइस प्रेसिडेंट कलकत्ता स्कूल्स मार्शल एसोसिएशन, और जो यहाँ पर है सामने आने की जरूरत करें। और हाजी दाऊद अहमद साहब चेयरमैन तृणमूल कांग्रेस मिनोरिटी सेल वार्ड नंबर 45, अगर वो यहाँ है तो आने के सामने आने की जरूरत। सईद इरफान चेयरमैन ऑल इंडिया एसोसिएशन के जरूर उठता है कि अगर इंटरनेशनल बॉर्डर या इंटरनेशनल फ्लाइट्स उस वक्त सील किए जाते तो शायद कोरोना इंडिया में एंटर ही नहीं कर पाता। तो किस तरीके से कोरोना को इंडिया में लाया गया, अगर इसको सीरीज को अगर हम जनवरी के बाद अगर देखें तो आप लोगों को मालूम होगा 25 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप का विजिट था हिंदुस्तान, यानी कि किसी तरीके से इस लॉकडाउन को खींच कर दूर किया गया कि ट्रंप जी आए, गुजरात का विजिट हुआ, और ये आज पूरा देश गवाह है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रभावित जगह अगर आप देखेंगे कोरोना से है तो गुजरात हुआ। शुरुआत भी वहीं से हुई, सबसे ज्यादा संक्रमण भी वहीं है, और मोदी जी का सीना जो चौड़ा होता है वो गुजरात मॉडल को सामने रख के ही होता है। तो उस सीरीज ऑफ इवेंट से अगर आगे बढ़े तो फरवरी में ट्रंप आए, कोरोना का प्रभाव बढ़ा, उसके बाद मार्च आया। मार्च में सडनली जो बार बार इसाक साहब कह रहे हैं कि अनएजुकेटेड लोगों के हाथों में, मगर थोड़ा सा सुनने में ये लगता है, लेकिन गौर करने की बात है वो क्यों कह रहे हैं बात कि सडनली एक आदमी अचानक से हमारे देश में सामने आता है और कहता है कि कल नोटबंदी हो जाएगा, उसी तरह आके बोला कि 24 घंटा के अंदर में लॉकडाउन हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पर भी उठता है कि जब पूरे देश में 2500 या 1500 मामले थे तो पूरा देश लॉकडाउन में चला गया, और आज जब देश के सामने 2.5 लाख मामला जब उठा तो लॉकडाउन खोलना शुरू किया गया, लोगों को अपने घरों तक पहुंचाना शुरू किया गया कि अभी और लॉकडाउन चलेगा, तभी तो घर पहुंचा रहे आप लेबर को, मिस्त्री अच्छा उसकी मिसमैनेजमेंट की बात हम लोगों ने सब देखा। रास्ते में मजदूर मारे गए, यहाँ तक कि औरतों का हमला, औरतों का बच्चा रास्ता में हुआ। इससे बड़ा बदकिस्मती की बात क्या होगी कि 21वीं सदी में हम अपने देश को सल्यूट करते हैं कि हम लोग हर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश इस तरह के इंसिडेंट हो। इस सीरीज को देखते हुए अगर आगे बढ़े तो लॉकडाउन पार्ट बाय पार्ट बोला जा रहा है, कोरोना बढ़ता जा रहा है, अभी 6 लाख 6.5 लाख का मामला हो गया है, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से इंडिया का पॉपुलेशन है और जिस तरह से हम लोग रहते हैं बस्तियों में, जिस तरह का यहाँ पर इकोनॉमिकल डिफरेंस है लोगों के बीच में, वो दिन दूर नहीं कि हर चौथा हिंदुस्तानी कोरोना प्रभावित हो गया। अब यहाँ पर अगर इस सीरीज को सजा के अगर आप सोचे कि लॉकडाउन तब किया क्यों गया, क्या तैयारी की गई, मेरा सवाल तो यही होगा कि 2 महीने का आपने कंप्लीट लॉकडाउन किया था, इस 2 महीने में आपने कितने इमरजेंसी हॉस्पिटल्स खोले कोरोना से लड़ने के लिए, कितने इमरजेंसी वार्ड खोले आपने? आप बताइए, बुक फेयर हमारा मिलन मेला में या साइंस सिटी के पास लगता है ना, रातों रात देखिए 14-15 दिन में ये बड़े बड़े कैंप, एसी कैंप लग जाते हैं गोल ऐसा। हम लोगों ने एक बेड यहाँ पर नहीं सजा पाया, सिर्फ यहाँ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में मॉडल ही नहीं। जो ये मामला बढ़ा तो हम लोग ये सीरीज को सजाकर, मेरे पास जो सवाल है जो आपके माध्यम से मैं सरकार से यही करना चाहता हूँ, मैंने ये पहले ही कह दिया था जब ये कोरोना का मामला बढ़ा था कि आफ्टर ऑल इसका एंड जो है ना कोरोना से लड़ने की तैयारी कर रही है सरकार, ना इकोनॉमी रिफॉर्म पे हम लोग कहीं पर फाइट कर पा रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जाकर किसी वार में सरकार इसको घुमा दी। उसमें हिंदुस्तान को कई हजार मरबा किलोमीटर जगह आज भी चाइना के हाथ में है। तो मैं कहता हूं, सारी बातों के बावजूद मैं मौजूदा मरकजी हुकूमत की, चाहे वो हमारी दुश्मन ही क्यों ना हो, उनके इकदाम से, उनकी सराहना करने से पहले जो कदम उठाया है, जंग से जो गुरेज किया जा रहा है, मैं उनकी सराहना करता हूं। लेकिन उससे पहले जो उनकी मजबूरी है, आप देखें ये जो मौजूदा हुकूमत है, मरकजी हुकूमत, ये है क्या? ये लोग कौन है? इसके पैरोकार कौन है? ये जो हुकूमत आज बैठी हुई है, मरकजी हुकूमत, ये सावरकर और गोलवालकर के नजरिए को पूरे हिंदुस्तान में मुसल्लत करना चाहती है। और गोलवालकर का ये नजरिया था कि हुकूमत मजबूत से मजबूत तर हो, हुकूमत मजबूत से मजबूत तर हो, अवाम कमजोर से कमजोर तर रहे। ये गोलवालकर सावरकर का ही नजरिया था। उसी नजरिए के तहत ये हुकूमत काम कर रही है। और अगर आप देखें, गोलवालकर और सावरकर के पेशवा कौन थे? इन दोनों के पेशवा कौन है, इसको समझना पड़ेगा। ये दोनों हिटलर और मुसोलिनी के पैरोकार हैं। ये दोनों आज जो कुछ भी यहाँ हो रहा है, उसी समझे कि एक बैरूनी नजरिया यहाँ मुसल्लत किया जा रहा है। हिटलरिज्म और मुसोलिनी जो जालिम हुकूमत थी, उसी नजरिए के तहत अवाम को कमजोर से कमजोर तर किया जा रहा है, हुकूमत को मजबूत से मजबूत तर किया जा रहा है। आज जो मौजूदा सरकार है, जो सियासी पार्टी है, दुनिया में सबसे अमीर पार्टी है। पूरी दुनिया में ये पार्टी आज सबसे अमीर पार्टी है। और बाकी जो लोग हैं, मान लो अंबानी है, अदानी है, ये सब वही है, ये दौलत उसी की है, ये दौलत उसी की है। तो मेरा ये मानना है कि, और इत्तेफाक से हमारी बेबसी है कि बीजेपी मुखालिफ जितनी पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, वो इस बात को पता नहीं, समझकर भी ना समझ बन रहे हैं। आपस में एक दूसरे से मेल नहीं है इन लोगों का। यही लोग आपस में एक दूसरे के पैर घसीटते हैं और उनको मजबूत करने का मौका दे रहे हैं, जो मौजूदा मरकजी हुकूमत है। लिहाजा हम लोगों को, मतलब कि जो बेसिक उनका जो नजरिया है ना, उस तक सींग लगाना है। जब तक उसके बेसिक नजरिए पर सींग नहीं मारेंगे, मसला हल नहीं होगा। तो वो सावरकर के नजरिया को, गोलवालकर के नजरिया को रिजेक्ट कराना होगा हम लोगों को, और वो लोग उसी पर चल रहे हैं। मिजाज को समझा जा सकता है। मतलब ये अपने जो इन लोगों का जो संघ परिवार जो है, ये सिर्फ उन्हीं को वीरता का रूप दे रहे हैं, और जो अक़लियत है उसको टोटल नज़रअंदाज किया जाएगा, उनको कुचला जाएगा, उसका जीना दोहर किया जाएगा, उसके इस्लामिक तरीके को उसको छीना जाएगा, और हम लोग हैं काबिल गफलत में बैठे हुए। और ये लड़ाई उसी वक्त होगी सबसे पहले कि हम अपने इखलाक को, अपने किरदार को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद करें। इखलाक और किरदार के जरिए ही हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, ताकि लोग कहें देखो ये वो शख्स कौन है, अरे ये मुसलमान ही हो सकता है, ये किरदार मुसलमान ही का हो सकता है, ऐसा इखलाक तो मुसलमान ही का ही हो सकता है। लेकिन हम अपने आप पर नज़र डालें, पूरे समाज पर नज़र डालें, हम बिल्कुल दस्त उल्टा नजर आते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जंग से गुरेज करना ही अच्छा है, और इस मामले को सिफारती सतह से ही तय करना चाहिए। मतलब इसमें जो खत-ए-अफलास से नीचे जिंदगी गुजारने वाले और मिडिल क्लास, इन लोगों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। जो हाई सोसाइटी के ऊपर के लोग जो हैं, उनको कभी आप देखिएगा, जितने भी देख लीजिएगा, उन लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। और हम लोगों को चाहिए कि हुकूमत से दबाव डालें कि किसी भी तरह सिफारती सतह से इस मामला को, चाइना का मामला को हल करें। ये जो मुल्क मीडिया के जरिए जो खबरें आ रही हैं, या हमारे हुक्मरान जिस तरह कह रहे हैं, अगर ये टसल बढ़ता चला गया तो क्या जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है? मैं एक बात बोलना भूल गया उस वक्त, समझे भाई साहब, मैं एक बात उस वक्त बोलने भूल गया जो मेरे जहन में है
मैंने ये कहा था जब खिलाफत उस्मानिया की बात की थी कि यूरोपियन बरतानिया ने साजिश करके उसे कई टुकड़े कर दिए। मेरी छठी हिस्स जो कह रही है कि अमेरिका, चीन, बरतानिया, रूस, फ्रांस, ये जो ताकत है उसे पाकिस्तान को भी आप ले लीजिए, ये इसराइल, ये सब कई मुल्क जो हैं, ये हिंदुस्तान जो तरक्की की राह पर कदम बढ़ाया था उस कदम को रोकने के लिए ये लोग हिंदुस्तान के कई टुकड़े करना चाहते हैं। अमेरिका भी शामिल है, चीन भी शामिल है, रूस भी शामिल है, बरतानिया भी शामिल है, इसराइल भी शामिल है और पाकिस्तान भी शामिल है। ये सारे लोग, ये साजिश है, ये इसको घेरे में लेकर, हिंदुस्तान को घेरे में लेकर इसके टुकड़े करना चाहती है। क्योंकि हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ जुबान की स्टेट है। इन लोगों को साजिश करने में और साजिश को कामयाब होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सर, जंग नहीं हो तो बेहतर है, अगर हो गया तो क्या हम उसका मुकाबला कर सकेंगे? भाई वो तो डाटा है सबके सामने, पूरी दुनिया में डाटा है। आज अमेरिका सेकंड पावर है, अमेरिका सेकंड पावर है और इंडिया शायद फोर्थ पावर की गिनती में आ रहा है अभी। ये तो डाटा बोलता है ना। तो सेकंड पावर है वो और अब फोर्थ पावर है। जब फोर्थ पावर है, यकीनी बात है हमसे वो ज्यादा ताकतवर है, तो उसका मुकाबला तो करेंगे, हम अपनी जमीन बचा दें, लेकिन बहुत कुछ खोना पड़ेगा, नुकसान हमें होगा। बहुत कुछ खोना पड़ेगा।